हेलो फ्रेंड्स। हम आज इस वीडियो में एक इन्वेस्टर की नज़र से बजट 2022 की कुछ खास बातें आपके सामने रखेंगे और भारत की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर होने वाले इम्पैक्ट को समझेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक एनालाइजर। 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022 अनाउंसमेंट किया। अच्छी बात यह है कि भारत की जीडीपी 2022-23 में 9.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी अच्छी बात यह भी है कि इस बार अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है और इसी वजह से बजट अब तक का सबसे ज्यादा कैपेक्स वाला बजट हो गया है। ये बजट भारत की आने वाली 25 सालों वाली इकोनॉमिक ग्रोथ देने वाली योजना है, जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे। यही सारी बातें हैं जो कि इस बजट को खास बनाती हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी। ये बजट को समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपेक्स यानी पूंजी खर्च में 35% की जबरदस्त वृद्धि की गई है। अब तक का सबसे ज्यादा कैपेक्स वाला ये बजट है, जो कि 5.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए की गई है। इसके अलावा राज्यों को अपने कैपेक्स खर्च को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए 50 सालों वाला इंटरेस्ट फ्री लोन का भी सुविधा दिया गया है, जो मुख्य रूप से पीएम गति शक्ति से संबंधित प्रोजेक्ट की पूंजी निवेश के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में बढ़ोतरी से ही जीडीपी में ग्रोथ के साथ साथ नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट 1 रुपए खर्च करती है तब प्राइवेट सेक्टर की ओर से 2 गुना इन्वेस्टमेंट आता है। 2022-23 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 9.2% की दर से देखी जा रही है, जो कि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह हम सब भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि डॉलर के लिहाज से भारत की जीडीपी पहले से ही 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। जिस प्रकार खर्च करने के लिए बजट बनाया गया है, उसी से 2026 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था आसानी से बन जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का फिजिकल डिफिसिट 6.4% का अनुमान लगाया गया है। मतलब यह है कि सरकार खर्चा तो बढ़ा ही रही है, साथ ही साथ उधार को भी कम कर रही है। तो अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जिससे कैपिटल खर्च करने की सरकार को समझते हैं, क्योंकि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पीएम गति शक्ति 7 इंजन वाली ग्रोथ प्रोजेक्ट, जिसमें मल्टी मॉडल इंटरनेट कनेक्शन ट्रांसफॉरेशन है, जिसने रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 7 इंजन औद्योगिक विकास करेगा। ये फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम को कम करने और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सप्रेसिव रोड, रेल, एयरपोर्ट और पोर्ट एक साथ जुड़ेंगे। 25,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे प्लान से लोगों और सामानों की तेज आवाजाही की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा और साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में नए रेल भी लाए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले 3 वर्षों के दौरान विकसित किए जाएंगे और सभी बड़े शहरों के लिए मेट्रो ट्रेन की योजनाएं बनाई जाएंगी। ये डाटा सेंटर एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विल बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू प्रोवाइड इजी फाइनेंसिंग टू द सेक्टर्स। इसके अलावा वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन कर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल की निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। चलिए अब जानते हैं 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि की निर्भरता बारिश के ऊपर ही होती है। अब इस निर्भरता को दूर करने के लिए 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लाया गया है, जिसमें दमन गंगा, पिंजाल, पारतापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी को जोड़ने वाली 5 नदियों के लिए रिवर लिंकिंग प्लान तैयार किया गया है, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इससे कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। देश भर में कई बांध बनाए जा रहे हैं, इनका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाएगा। बाढ़ और सूखे की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि एक क्षेत्र में अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। मीन्स जहां पर पानी की कमी है और जहां पानी की अधिकता है, उससे स्थानांतरित करके
पानी की कमी को दूर कर दी जाएगी। इसके अलावा रिवर लिंकिंग से वाटर ट्रांसपोर्टेशन और फिशिंग भी बढ़ेगा, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ भारत की आत्मनिर्भर बनने में एक बड़ा योगदान निभाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी। हम जल्द ही भारत में 5G मोबाइल सेवाएं 2022-23 में शुरू होते हुए देख सकेंगे। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत नेट परियोजना PPP मॉडल के तहत लगाए जाएंगे। सभी गांवों के शहरों में जैसे ही डिजिटल सर्विसेज पहुंच जाएंगी, सरकार का लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क को अधिक से अधिक पहुंचाया जाए, ताकि गांव के लोगों को भी शहरों की तरह ही ई सेवाएं और डिजिटल संचार सुविधा पहुंच सके। 5G नेटवर्क 4G से कम 10 गुना तेज होंगी। 5G की वजह से इनोवेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जबरदस्त बढ़ जाएगी, जिससे इंडस्ट्री और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएंगी और करोड़ों नए जॉब के अवसर भी खुल जाएंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब 4G जब आया था, तब इंटरनेट की दुनिया में कितनी तरह से बड़े बदलाव आए। जब हम उस समय में बाद में दुनिया में कितने बदलाव आए, जिससे चीजें कितनी बदल गई, हमारा काम करना बहुत ही आसान हो गया। इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंटरनेट के आने पे हमारी चीजों में, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ही बदलाव आए। और इसी तरह से इससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि चूंकि 10 से 100 गुना 5G आने पर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो चीजें भी बढ़ जाएंगी और यह बहुत ही आसान हो जाएगा जब हम 5G के साथ नेट जुड़ जाएंगे। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश किस प्रकार डिजिटल विकास कर सकेगा। 5G has the potential to create or transform up to 16 million jobs। MSME के लिए सहायता। अब MSME सर्विस सेक्टर भारत की GDP ग्रोथ, रोजगार और इनकम जनरेशन में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारत में GDP में 60% से अधिक हिस्सा MSME सर्विस सेक्टर का है। सरकार ने MSME व्यापार करना आसान करने के कई उपाय किए हैं। इसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया और 5 लाख करोड़ की लिमिट को भी बढ़ाया गया और करंट लिक्विडिटी की समस्या को कम करेगा। E-vehicle and battery swapping policy। EVs can lower oil impact by about 60 billion by 2030। भारत सरकार क्रूड तेल से निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा देते हुए सोलर मॉड्यूल के लिए PLI में 19,500 करोड़ आवंटन किया गया है। यह कंपनियों के लिए बैटरी स्वैपिंग के बिजनेस में न्यू स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खोलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ाने वाले बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से फ्यूल कॉस्ट काफी कम हो जाएगा और जिस वजह से देश का एक बड़ा पैसा भी बचेगा और यह बजट जो होगी वो हमारी देश की इकोनॉमी में लगाए जाएंगे, जिससे बेहतर ग्रोथ होगा और नई रोजगार के नए नए अवसर भी उत्पन्न हो जाएंगे। हाउसिंग एंड बेसिक एमिनिटीज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023 तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इन घरों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और साथ ही पूरे देश भर में 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की योजना है। इन सारी चीजों का बहुत सकारात्मक असर होता है, जो जीवन स्तर में सुधार होता है, तब लोगों की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। चलिए अब एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। PM ई-विद्या 1 क्लास 1 टीवी। बजट में 200 टीवी चैनल खोलने का प्रावधान किया गया है। PM ई-विद्या के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य 1 से 12 तक की क्लास के बच्चों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करा सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। अच्छी शिक्षा से ही कार्यकुशलता बढ़ती है और बेहतर रोजगार मिलते हैं। इससे देश की उन्नति तो निश्चित है। एम्प्लॉयमेंट। PLI स्कीम क्रिएटिंग 60 लाख न्यू जॉब्स। आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए PLI योजना के तहत 60 लाख नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। इस बजट की सारी योजना रोजगार को बढ़ाने के नजरिए से ही किया जा रहा है और रोजगार बढ़ने से ही आर्थिक उन्नति होती है। बजट ऑन क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी। RBI starting digital rupee and 30% tax on crypto gains। RBI 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया शुरू करेगा। क्रिप्टो और NFT जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाले आय को कर के दायरे में लाया गया है।
लाभ का 30% टैक्स देना होगा और इस पर 1% टीडीएस भी लगेगा। ई पासपोर्ट, क्विक एक्सेस एंड नो चेंज ऑफ डुप्लीकेसी। जल्द ही भारत सरकार अमेरिकी सरकार वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ई पासपोर्ट शुरू किया जाएगा। इन ई पासपोर्ट को एक्सेस में कुछ सेकंड का समय लगेगा। बैंक कवर में 64 किलोबाइट मेमोरी स्पेस वाली एक छोटी सिलिकॉन चिप होगी। इस चिप में होल्डर को की फोटो और उंगलियों के निशान सेव रखे जाएंगे, जिससे आसानी से पासपोर्ट और उसके धारक की पहचान हो सकेगी और नकली पासपोर्ट का कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब चलिए डिफेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिफेंस 68% एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री। रक्षा क्षेत्र के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आरक्षित किया गया है, यानी 68% खरीदारी घरेलू इंडस्ट्री से होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 25% R&D बजट के साथ डिफेंस R&D को स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्रों के लिए खोला जाएगा। सेना से जुड़े साजो सामान बनाने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्री डीआरडीओ और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर काम कर सकेगी। इससे नए स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। अब हेल्थ केयर के बारे में समझते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाएगी। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो देखने में आधार कार्ड की तरह लगेगा, लेकिन ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जब किसी देश के नागरिकों की हेल्थ में सुधार से देश में लंबे समय वाली ग्रोथ संभव हो सकेगी। स्टार्टअप ड्रोन विद एग्रीकल्चर, स्टार्टअप प्रोमोटेड थ्रू ड्रोन शक्ति। रक्षा अनुसंधान एवं विकास को घरेलू उद्योग और स्टार्टअप के लिए खोला जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए चुनिंदा आईटीआई में सभी राज्यों को स्किलिंग के लिए जरूरी कोर्स शुरू किए जाएंगे। जैसा कि हमने देखा बिटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान ड्रोन लाइट शो, सरकार अब विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई के माध्यम से एक कुशल कार्यबल बनाने के साथ साथ एग्रीटेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ड्रोन तकनीक कई कृषि तकनीक स्टार्टअप का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इनका उपयोग फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में कौशल की कमी को पूरा करना हमारे जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ही एक क्रांतिकारी कदम है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स से छूट की क्लेम की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई। एग्रीकल्चर में सरकार कृषि विकास के लिए कृषि तकनीक को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके लिए फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा 163 लाख किसानों को 237 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। अब डायरेक्ट टैक्सेस और इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आईटी रिटर्न कैन बी अपडेटेड अप टू 2 years, नो चेंज इन टैक्स स्लैब। करदाता 2 साल के भीतर आयकर रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार टैक्स पेयर की टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद में फिर से दोबारा अपडेट ना होने की वजह से उसके ऊपर पेनाल्टी लग जाती थी और वह प्रार्थी की वजह से बाद केस कोर्ट में चला जाया करता था और कई सालों तक मामले कोर्ट में ही फंसे रहते थे, जिसकी वजह से टेस्ट पर और सरकार दोनों की इस समय बर्बाद होती थी। न सरकार का पैसा मिल पाता था और न ही टैक्स पेयर का कुछ काम बन पाता था। इससे टैक्स पेयर और सरकार दोनों की समय की बचत होगी। ना तो टैक्स में छूट है और ना ही इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज की सीमा 15% कर दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती सीमा 10% से बढ़कर 14% की जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी और कस्टम्स में अप्रत्यक्ष कर जीएसटी और सीमा शुल्क जनवरी 2022 के महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ है। कुछ कृषि उत्पादों, रसायनों, दवाओं आदि के आयात पर 350 से अधिक छूट। बैंकिंग और इंश्योरेंस, देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक खोले जाएंगे। हम इसको कंक्लूड करते हैं कि द हायर ग्रोथ थ्रस्ट
focused on investment rather than consumption support, however, came to the at the cost of a slower path to physical consolidation. हाँ, यह विकासोन्मुखी बजट है। सरकार अल्पकालिक खपत समर्थन के बजाय इंफ्रा जैसे दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। इनसे लोक लुभावन नहीं होने की पूंजीगत व्यय पर खर्च करने के लिए एक अच्छा संतुलन कार्य किया जा रहा है। ये बजट 2022 भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए 25 वर्षों की योजना है। मोदी गवर्नमेंट की 2022 बजट इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर से चलने वाली फास्ट ग्रोथ की प्लानिंग है, ना कि कंजप्शन चलने वाली ग्रोथ की। बजट 2022 आम लोगों के लिए नई उम्मीदें वाले अवसरों वाला है। यह एक प्रगतिशील बजट है। सरकार ने महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले लोक लुभावन उपयोगों से परहेज किया है। अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने के बावजूद भी पॉपुलिस्ट बजट को अवॉइड किया गया। यह एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्टेबल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सिर्फ एक नए रोजगार और भविष्य के विकास पर ही केंद्रित है। इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश के पूरे विश्व के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। यही फोकस है इस बजट की ग्रोथ और फोकस बजट पे है। जिस प्रकार वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पर होगा, जिससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन में काफी आसानी होगी और इस तरह मेक इन इंडिया के जरिए भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा। ग्रोथ ड्रिवन बाय इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन एंड गति शक्ति प्रोजेक्ट में रोड, रेल, एयरपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कार्गो, 80 लाख हाउसिंग, हर घर जल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से बिजनेस करना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाएगी। 5G सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, सोलर एनर्जी, ई पासपोर्ट, डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल एजुकेशन, एग्रीकल्चर और डिफेंस में शुरू होने से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी और जिसे ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगा। द बेनिफिट ऑफ इट्स दैट द middleman will be removed and corruption will be reduced and the boost economic growth, easy to do anything। डिजिटल संपत्ति कर दायरे में आ रही है। NFT अब 30% कर और 1% TDS का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। This decades will be seen as the decade of India's growth. India is going to become very revolutionary country in the world। ये दशक भारत की ग्रोथ का दशक के रूप में भी देखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का एक साथ असर एक बहुत बड़ा ग्रोथ के रूप में देखा जाएगा। पूरे देश की प्रोडक्टिविटी मेक इन इंडिया की वजह से काफी बढ़ जाएगी। सो दिस डिकेड इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रोथ का दशक है। मतलब यह दशक पूरे विश्व में भारत के दशक के रूप में देखा जाएगा। अर्निंग ग्रोथ विल बी द पॉजिटिव फॉर स्टॉक मार्केट एज अ न्यू कैपेक्स साइकिल विल रिजल्ट इन अ न्यू प्रॉफिट साइकिल। कॉर्पोरेट अर्निंग के नजरिए से मेरा यह मानना है कि आने वाले वर्षों में कैपेक्स साइकिल की वजह से इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ेगा और इससे कंपनियों की इनकम और लोगों की इनकम बहुत बढ़ेगी। इससे एक न्यू प्रॉफिट साइकिल की शुरुआत होगी जो काफी लंबे समय तक चलेगी, जो कि जैसा कि अमेरिका, यूरोप, जापान और चाइना जैसे इकोनॉमी में लंबी अवधि वाली ग्रोथ पहले भी देखी गई है, वैसे ही भारत में भी लंबे समय वाली ग्रोथ देखे जाने की संभावना है। बजट 2022 इक्विटी बाजार के नजरिए से लंबे समय के लिए अच्छा बन गया है। बजट 2022 अच्छा है। इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव से ग्रोथ ओरिएंटेशन बजट है। इस बजट से इंफ्रा, कैपिटल, मेटल और सीमेंट कंपनी फायदेमंद होंगे। यह कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में भारी वृद्धि के कारण है। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट साइकिल की वजह से मल्टी ईयर वाली रियल एस्टेट बिजनेस और प्रॉपर्टी साइकिल इकोनॉमिक अप साइकिल की शुरुआत की जाएगी। इस आधार पर रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग और चुनिंदा निर्माण सामग्री, बैंकिंग और उपभोक्ताओं शेयरों को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन टेंशन की वजह से मार्केट में भारी गिरावट चल रही है, मगर इकोनॉमी में ग्रोथ है। ऐसे में मार्केट में बड़ी गिरावट हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।